खड़े हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बिल्कुल सच की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। अग्निपथ था ये और इस पथ पर चलते हुए सुदर्शन न्यूज कभी पीछे नहीं हटा। लगातार आरोप लगते रहे, बेबुनियाद, झूठे, तथ्यहीन, आधारहीन, लेकिन सुदर्शन न्यूज निर्भीक होकर अपने कदम पर डटा रहा और अंततः सत्यमेव जयते। जी हाँ, सच ही जीतता है और ऐसा ही हुआ है सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। अक्सर हम बैठते हैं उन मुद्दों पर जो राष्ट्र से जुड़े होते हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो कहीं ना कहीं खोता हुआ जा रहा था। आज निर्भीक पत्रकारिता करने वाले, राष्ट्रवादी पत्रकारिता करने वाले लोग देशद्रोही कहे जाते हैं। उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। उन्हें तथ्यहीन, आधारहीन सबूतों पर सलाखों के पीछे भेजने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। लेकिन कहना ही होगा कि सच अगर बिना डरे निर्भीकता के साथ आगे बढ़ता है तो वही जीतता है। अंततः ऐसा ही कुछ हुआ है सुदर्शन न्यूज के साथ और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी के साथ। संबल पुलिस ने आखिरकार अपनी चूक मान ली है, अपनी गलती मान ली है कि उसने जल्दबाजी में बिना जांचे परखे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान पर झूठे आरोप लगाए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की गलती कर रही थी। लेकिन संभल पुलिस अब संभल चुकी है, उसने अपनी चूक मान ली है और ससम्मान सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक को रिहा कर दिया गया है। पत्रकारिता की ये बड़ी जीत है। दरअसल पुलिस ने ये मान लिया है कि सुरेश चौहान जी अपने स्टैंड पर बिल्कुल सही हैं। जानबूझकर उनके साथ राजनीति हो रही थी, इसलिए सुरेश चौहान को बेझिझक पुलिस ने ससम्मान रिहा किया है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक का पुलिस पूरे तरह से साथ भी दे रही है और अब खुद यूपी पुलिस उन्हें नोएडा ऑफिस तक छोड़ने के लिए आ भी रही है। इस पूरे प्रकरण में लगातार सुदर्शन न्यूज अपने स्टैंड पर कायम रहा, निर्भीकता के साथ आगे बढ़ता रहा। अगर हम चुप हो जाते तो शायद ये सच सबके सामने नहीं आ पाता, जिस पर हम पूरी तरह से कंफर्म थे। दरअसल जो चुप होता है वो हारता है। सुदर्शन न्यूज ने चुप्पी नहीं साधी, वो अपनी इस लड़ाई को लड़ता रहा और अंततः इस लड़ाई में सुदर्शन न्यूज की जीत हुई है। ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, ये जीत आपकी भी है, क्योंकि आपने कदम दर कदम हमारा साथ दिया है और हमें उम्मीद है कि आगे भी आपका साथ हमें यूं ही मिलता रहेगा। बहरहाल लड़ाई लंबी थी, बड़ी थी, लेकिन हम चुप नहीं। इस लड़ाई के दौरान कई ऐसे पल आए जिसमें हमने वो अनुभूति की है जिसे शब्द देने की कोशिश आज हम कर रहे हैं। जरा हमारे साथ जुड़िए और समझिए इस पूरी लड़ाई के दौरान हमने क्या कुछ अनुभव किया और आज इस जीत के बाद हम क्या कुछ आपके सामने रख रहे हैं। देखिए। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। नाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी नज़र में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्ची की तरह नहीं गड़ता। सबसे खतरनाक वो गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मर्सिये पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती,
पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का न होना, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से वापस घर आना। पाश की ये कविता उन मुर्दा लोगों के लिए है जो निडर होकर आवाज उठाना या तो जानते नहीं या जानते हैं तो देखकर भी चुप हो जाना बेहतर समझते हैं। दूसरे वो मुर्दा चुप्पी ओढ़कर पूरी जिंदगी बिता दें। हम कुछ अलग लोग हैं। हमें जहां गिराया गया है हम वहां से फिर उठेंगे, खड़े होंगे और फिर कहेंगे बिंदास बोल। तो वाकई अगर चुप हो जाए तो फिर सच सामने नहीं आता। चुप होने से चुप वो लोग होते हैं जिनका सच झूठ के आधार पर होता है, लेकिन आवाज उनकी बुलंद होती है जिनका सच सच के आधार पर, सच की बुनियाद पर टिका होता है। और कुछ ऐसा ही सच सुदर्शन न्यूज आपके सामने रखता रहा है, आपके सामने आगे भी रखता रहेगा। और यही वजह है कि एक बार फिर से सुदर्शन न्यूज की जीत हुई है। संभल पुलिस संभल गई है। संभल पुलिस ने अपनी चूक मान ली है, अपनी गलती मान ली है और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी को ससम्मान रिहा कर दिया गया है। इसी के साथ पत्रकारिता की ये बड़ी जीत है, राष्ट्रवादी पत्रकारिता की ये बड़ी जीत है, निर्भीक पत्रकारिता की ये बड़ी जीत है। पुलिस ने मान लिया है कि सुरेश जी अपने स्टैंड पर बिल्कुल सही है, जानबूझकर उनके साथ राजनीति हो रही है और इसलिए पुलिस ने तमाम तथ्यों को जानने समझने के बाद अपनी गलती मानते हुए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी को ससम्मान रिहाई दे दी है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी को यूपी पुलिस खुद नोएडा ऑफिस तक छोड़ने के लिए आ रही है। अब से कुछ देर के बाद ही वो हमारे बीच होंगे और साथ ही साथ ये तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि इस पूरी लड़ाई में हम सच के साथ बिना डरे, बिना हटे, बिना हिले डटे रहे। आपका साथ हमें मिलता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो इस लड़ाई में हमारे साथ लगातार खड़े रहे और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका साथ हमारे साथ यूं ही बना रहेगा। तो सुदर्शन न्यूज उन लोगों की आवाज बनकर उभरता रहेगा जिनकी आवाज को आज तक आवाज नहीं मिली थी। मेरे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी मेरे साथ इस वक्त जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज जी और साथ ही साथ राष्ट्रवादी अभिनेत्री प्राची भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आप सभी का और प्राची आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सत्य की जीत हुई है। सीधे तौर पर हम अपने स्टैंड पर कायम थे, कायम हैं और आगे भी रहेंगे क्योंकि हम निर्भीक पत्रकारिता करते हैं। सुदर्शन न्यूज हमेशा से निर्भीकता के साथ राष्ट्रवाद की आवाज को प्रखर तरीके से उठाता रहा है और प्रखर प्रणेता सुरेश चौहान के जी को वो जीत मिल गई है जिसकी उम्मीद हर किसी ने लगाकर रखी थी, हर उस व्यक्ति ने लगाकर रखी थी जो सच जानता था, सच समझता था और सच के आधार पर ही आगे बढ़ रहा था। हमने भी यही किया और आखिरकार इस लड़ाई में जीत हमारे साथ हुई है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं इस पैनल में। मेरे साथ सुदर्शन न्यूज के इनपुट एडिटर माफ कीजिएगा आउटपुट एडिटर दिवाकर जी भी जुड़ चुके हैं। मनोहर जी से मैं कमेंट लेना चाहूंगी। मनोहर जी, आप तो बहुत बार हमारे साथ बैठे हैं और आपने देखा है कि हमने हमेशा वो मुद्दे उठाए हैं जो शायद ही किसी चैनल पर उठते हों क्योंकि वो आवाज ही नहीं मिल पाती थी उस आवाज को जिसकी जरूरत थी और आज हम आगे भी वही काम करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अगर मीडिया एंगल से चीज़ों को देखूं तो एक टेलीविज़न चैनल ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिसाब से जो भी न्यूज कवरेज एक मुहिम के तहत चलाई, अगर उस न्यूज कवरेज को जब तक आप लीगलिटी के दौर पे आप उसे खारिज नहीं करते तब तक पुलिस की और प्रशासन की ज्यादती अगर उस पर लागू होती है तो उसका हर हाल में विरोध करना जायज़ है। और इसके आधार पर आप लोगों ने और तमाम इससे जुड़े कई सारे मीडिया कर्मियों की राय जो आई और ये बताया गया कि किस तरीके से एक चैनल को दबाने की कोशिश की गई प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा और तमाम इंतजामिया के द्वारा, तो वह एक गलत था। अगर कंटेंट को अगर किसी भी प्रेस के कोड ऑफ एथिक्स के तहत अगर कोई चीज़ वायलेशन हो रहा था तो उसके अलग मंच थे, उसके अलग तौर तरीके थे, उसका एक अलग जो है मापदंड था।
उस मापदंड को बिना लागू किए अगर सीधे सीधे एक चैनल के प्रधान संपादक जो एक अपने आप में एक हैसियत होता है उसके साथ अगर इस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाए बिना किसी लॉजिकल कंक्लूजन के, तो वह घोर निंदनीय था। लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि देर सवेर जो है सद्बुद्धि जागी और पुलिस और प्रशासन को ये लगा कि कहीं ना कहीं एक मीडिया के साथ हम लोग एक गलत सलूक कर रहे थे और इसके और प्रति गलती जो मानते हुए इसके प्रति जो हमें जो ट्रीटमेंट करना चाहिए तो उसका एक जो अंजाम जो है चलिए एक बेहतर हुआ, सद्बुद्धि आई। बाकी जो एक हमारा एक अलग बहस हो सकता है कि मीडिया किस आइडियोलॉजी के तहत काम करे, मीडिया में ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा मायने रखती है या सब्जेक्टिविटी ज्यादा मायने रखती है, तो वह एक अलग बिंदु है, उस पर अलग अलग लोगों की राय हो सकती है। लेकिन बहरहाल एक मीडिया पर एक हमला था प्राइमरीली तौर पे, प्राइमा फेसी तौर पे, और उसको लेकर के एक सम्मानजनक हल निकला है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खबर है। प्राची, सम्मानजनक हल है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आवाज अगर हम नहीं उठाते तो कहीं ना कहीं से हमें ये सच्चाई के साथ ये जीत भी हासिल नहीं होती। हमने देखा है कि जो लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि वो झूठे होते हैं। हम सच्चे थे, हम खबरों को उस तरह से दिखाते रहे, जो सच था हमने दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस पूरी लड़ाई में हमने ये भी देखा कि जो लोकतंत्र का मंदिर है, संसद जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर भी ऐसी ऐसी बातें कही गई, ऐसी निराधार बातें कही गई, ऐसा एक पक्ष रखा गया जो कहीं ना कहीं से खुद संसद की गरिमा पर भी एक प्रश्न खड़ा करता है। बिल्कुल सही लावनी, जैसा कि हम विगत वर्षों से देखते आ रहे हैं, सुरेश जी एक ऐसी आवाज़ बन के, चाहे वो कम्युनिटी की आवाज़ कहिए या फिर जो लोगों के साथ हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहे हों या हमारी किसी धर्म को लेकर अन्याय हो रहे हों, लोगों के राइट्स को लेकर अन्याय हो रहे हों, तो ऐसे विषय में सुरेश जी हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और वो बहुत निर्भीकता से, बिल्कुल निडर होके उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। और आम जिस व्यक्ति को लोग जगह नहीं देते हैं चैनल्स में, लोग आम व्यक्ति को उन्होंने जोड़ा है, मीडिया को उन्होंने एक ऐसा बनाया है कि मीडिया को एक ऐसा जरिया बनाया, उन्होंने टीवी को एक ऐसा माध्यम बनाया कि एक आम आदमी कॉल कर उनसे डायरेक्ट बात कर सकता था, अपनी आवाज़ को टीवी पे, जो कि एक सपना होता है आदमी की, वो रखता था और डायरेक्ट उनसे संवाद करता था। देखिए, सच जो होता है वो मरा हुआ नहीं होता, सच जीवित होता है। ऐसा व्यक्ति जो सच के लिए लड़ता रहा हो, वो हो सकता है उसके साथ थोड़ा अन्याय हो गया हो, लेकिन न्यायपालिका में हमें भरोसा था और सच सामने आया क्योंकि वो जीवित है और सच हमेशा सामने रहेगा और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे उनके साथ। न्यायपालिका पर भरोसा था। और ज्ञान प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। ज्ञान प्रकाश जी, जैसा कि पहले ही अपने मनोज जी ने कहा कि लीगल एस्पेक्ट्स भी इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात थी। पूरी अगर हम पूरे प्रकरण को देखें, क्या इस पूरे प्रकरण में आपको लगता है कि जो प्रशासनिक गलती हुई है, क्या वो उस लीगल एस्पेक्ट को समझ ही नहीं पा रहे थे, या फिर जो सांसद साहब लगातार कह रहे थे, जावेद अली लगातार कह रहे थे, वो एक पक्ष रख रहे थे, दूसरा पक्ष नहीं सुन रहे थे, अपनी बातों को क्लियर तक नहीं कर पाए, हम सवाल करते रहे और वो आरोप तक लगा नहीं पाए कि आखिर किस कंटेंट को लेकर ये सारा बवाल हो रहा है? देखिए, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है इस पूरे केस में वो ये है कि पुलिस की जल्दबाजी, बिना किसी कानून को ध्यान में रखे हुए, जिन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हुई है, मैं आपको जानकारी बतौर बता दूं कि इन पे सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन चाहिए। सरकार को इनमें कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने के लिए पहले सैंक्शन चाहिए। 505 या 295A या 153A, ये इस तरह के सेक्शंस हैं कि अनलाइक अदर ऑफेंसेस जो डे टू डे पुलिस उसमें रजिस्टर्ड होते हैं पुलिस स्टेशंस में, उसमें इसमें सैंक्शंस की जरूरत होती है। तो ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड केसेस हैं। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड जहां पे केस होता है, वहां पे एसएचओ को चाहिए कि वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो। आखिर ऐसी क्या थी वहां पे? चावान के जी लखनऊ एयरपोर्ट पे गए हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या ऐसी कोई ग्रेव सिचुएशन थी? अगर ग्रेव सिचुएशन हकीकत में होती तो उनके अरेस्टिंग के बाद में और ज्यादा सिचुएशन बिगड़ती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये एक मैं कहूंगा एक जल्दबाजी में एक बहुत ही जल्दी से कुछ कर देना, कुछ करके दिखा देना कि भाई हमें कुछ दिखाना है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, उस जल्दबाजी का ये नतीजा है कि आज पुलिस अपनी गलती महसूस कर रही है और गलती महसूस की, और यही वजह है कि इसे सम्मान रिहाई भी हुई है। मैं ब्रेक लूँ उससे पहले मैं दिवाकर जी, बहुत ये लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं थी।
हमने देखा कि अभी लगातार हम दूसरी मीडिया की अगर बात करें, एक पक्ष को जानने और सुनने के बाद उन लोगों ने भी सुदर्शन न्यूज़ पर ही सवाल उठाया, सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक पर ही सवाल उठाया। लेकिन आज उन मीडिया, जो हमारे मीडिया मित्र हैं, जिन्होंने इस तरीके के कारनामे किए और ये खबरें गलत तरीके से रखी दुनिया के सामने, उनको भी एक बड़ा जवाब मिला है। देखिए लावनी, हम ऐसा कह भी सकते हैं और इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो सहयोगी हैं और हमारी ही भूमिका में वो होते हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 72 घंटों से सुदर्शन जिस सच पर बराबर अपनी बात को कायम रहा और कहता रहा, उसको कुछ लोगों ने समझने की कोशिश भी नहीं की। ये आधी अधूरी जानकारी ले करके और उन बातों को दिखाना जो एक फैशन सा बन जाए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ, हाइप हो जाए जी। उस हाइप में कहीं ना कहीं अगर कोई बात है तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हाँ, हमारे साथ कुछ लोगों ने हमारी बात को समझा भी है लावनी, और हम उनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी बात को समझा, जाना और अपने नज़रिए से कुछ बातों को पेश किया। तो हम उन तमाम लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जो इस लड़ाई में, इस युद्ध में हमारे साथ लगातार बने रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि सुदर्शन न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जिसने उस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई है जिन्हें आज तक कोई मंच नहीं मिला था। हमने वो मंच खुला रखा है जहां पर लास्ट यूनिट पर जाकर उस आवाज़ को सामने रखने की कोशिश की जाती है जो आज तक पर्दे के पीछे थी। हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे क्योंकि हमें आपका साथ मिल रहा है और उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि इस पूरी लड़ाई से किस तरीके से सुदर्शन न्यूज़ निकला है और आखिरकार जीत हमारे हाथ में है। इस छोटे से ब्रेक के बाद। हो भले खड़े हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हो भले खड़े हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो सच की जीत हुई है आखिरकार। सुदर्शन न्यूज़ लगातार एक लड़ाई लड़ रहा था, उस लड़ाई में अंततः सच की ही जीत हुई है। संभल पुलिस ने अपनी गलती मानी है कि आनन फानन में, जल्दबाजी में सुरेश चौहान के जी, जो सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक है, उनके खिलाफ गलत कार्रवाई की गई और यही वजह है कि उन्होंने, संभल पुलिस ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए अब उन्हें ससम्मान रिहाई दे दी है। यूपी पुलिस खुद प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी को नोएडा लेकर आ रही है। सीधे तौर पर इस लड़ाई में हम हर कदम पर चुप नहीं रहे, क्योंकि अगर चुप रहते तो सच सामने नहीं आता और शायद हम हार जाते। हमने हारना स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम सच के साथ थे और अंततः जीत हमारी हुई है। सत्य ही जीतता है, सत्य में भी जयते, और यही कारण है कि आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं कि क्या राष्ट्रवाद की बात करना, क्या निर्भीकता के साथ चीजों को सामने रखना दूसरों की नजर में देशद्रोह हो जाता है। इन तमाम मसले पर हम अपने जानकारों की राय भी जानें, उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसी थी ये लड़ाई और इस लड़ाई के पल पल पर हमने किस तरीके से अपने कदम को आगे बढ़ाया और अंत में जीत हासिल की। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय कलाम साहब ने कहा था, सपने देखो। उसने भी सपना देखना शुरू किया। सपना हर आदमी को हक दिलाने का, सच्चाई से रूबरू कराने का, देशद्रोहियों से देश को मुक्त कराने का। तमाम दबाव और धमकियों के बावजूद वो अपनी राह से डिगा नहीं। राहत इंदौरी की इन लाइनों पर गौर करिए। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, सर बच गया है वो भी शराफत में जाएगा। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। जब मुट्ठी भर लोगों की गुंडागर्दी और लोकतंत्र का मखौल उड़ाने वाले लोगों ने शोर मचा दिया कि ये उन्मादी है, तो आंखों पर बंधी पट्टी के साथ खड़ी न्याय की देवी को सुना दिया गया गलत बयान। मगर इंसाफ की देवी पर विश्वास करते हुए न्याय की आस में देश प्रेमी बैठ गए हैं।
झूठ भले ही कितना जोर से बोला गया हो, मगर इस बार वो सच बन नहीं पाएगा, या कहें तो झूठ को सच हम बनने नहीं देंगे। कवि दुष्यंत की वो लाइनें हमें भी याद हैं और आपको भी याद होंगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। देशभक्तों की पीर इस झूठ के बाद पर्वत जैसी हो गई है और हमें विश्वास है कि फिर से जब तुमुल नाद होगा तो सच की गंगा जरूर बहेगी। वाकई हमारा मकसद भी कभी नहीं रहा कि हम हंगामा खड़ा करें। हमारे रग रग में राष्ट्र है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। हमारे लिए न कोई आम है न कोई खास, हर देश प्रेमी हमारे लिए भगवान है। हमने जो भी किया है डंके की चोट पर किया है, देशद्रोहियों के खिलाफ किया है। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों को बेनकाब किया है। देश की ओर जब भी कोई आंख उठी, हमने उन आंखों को ज्योतिहीन कर दिया है। हमारा एकमात्र उद्देश्य सशक्त हिंदुस्तान है। इस राह में आने वाली हर बाधा को हम पार करेंगे, हर पहाड़ चढ़ेंगे, हर खाई पर पुल बना देंगे, मगर हम आगे बढ़ेंगे। हमारी आवाज हमेशा बुलंद रही है, बिंदास रही है और बिंदास रहेगी। वो व्यक्ति हैं सुरेश चौहान के, जिन्होंने बचपन से राष्ट्र निर्माण का सपना देखा था और उसी रास्ते पर हमेशा अग्रसर रहे। तमाम झंझावतों और तूफानों से लड़ते हुए राष्ट्र धर्म के नाम पर सारा विष अकेले अपने कंठ में ले लिया। इस विष का असर सुरेश चौहान के पर तो नहीं, हां देशद्रोहियों पर जरूर होगा, ये हमारा दावा है। पत्रकारिता जीत रही है, प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज और बुलंद हो रही है और हमेशा बुलंद होती रहेगी, क्योंकि अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज से आखिरकार हार ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण में वो हारता जरूर है। और कुछ ऐसा ही हुआ है इस पूरे घटना चक्र में। हमने लगातार देखा कि हम सच के साथ शुरू से लेकर अंत तक डटे रहे। हमें तमाम तरीके से यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर धमकियां तक मिली, लेकिन हमने उसे नजरअंदाज किया, क्योंकि हम जानते थे कि हम सच पर टिके हुए हैं, सच पर खड़े हैं और हम आधारहीन नहीं हैं। और यही वजह रही कि अंत में जीत सुदर्शन न्यूज की हुई है। मनोहर जी, खास तौर से जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं, हम आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता का एक मूल होता है, एक आयाम होता है, एक आधार होता है। लेकिन आज के दौर की जो पत्रकारिता है, खास तौर से अगर मैं सुदर्शन न्यूज की बात करूं, हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हमेशा राष्ट्रवाद की बात की। राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं, वो चाहे कोई भी हो, आम से लेकर खास तक हो, उसके खिलाफ आवाज उठाई। क्या यही हमारी गलती हो जाती है कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं? क्या राष्ट्रवाद की बात करना कहीं ना कहीं से देश उन लोगों को खल जाती है जो राष्ट्रवाद की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी, एक ऐसा बंच ऑफ आइडियोलॉजीज है जिसके कई डायमेंशन हैं, कई आयाम हैं। इसके पॉलिटिकल मायने भी हैं, ऐतिहासिक मायने हैं, मानवीय मायने हैं। लेकिन बात जब मीडिया की आती है तो मीडिया एक अलग सेक्टर है। जैसे कि डेमोक्रेसी में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, चौथा मीडिया का जो स्थान दिया गया है, जो अनऑफिशियल है, हमारे कानून के जानकार बैठे हैं, मीडिया जो फोर्थ स्टेटस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एक परंपरा है जो कि एक जरूरी है, जो कि होनी चाहिए हमारे वर्तमान लोकतंत्र के लिए, वर्तमान समाज के लिए, वर्तमान देश के लिए। एक ऐसा सिस्टम जहां सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल के तहत जो हमारी डेमोक्रेसी काम करती है, जिसमें कि सारे ऑर्गन्स जो हैं एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं।
मुझे लगता है कि न्यायपालिका से ज्यादा अहम रोल मीडिया का होता है, क्योंकि न्यायपालिका कहीं ना कहीं केस सेंट्रिक होता है, कहीं ना कहीं एक मामला सेंट्रिक होता है। मीडिया जो है एक कंप्लीट इस सिस्टम में एक ऐसे ट्रेंड को दिखाता है जहां पर इस चेक एंड बैलेंस में वो जनता का पक्षधर होता है। अब इसमें जो अपनी आइडियोलॉजी है उस पर मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करता, लेकिन मुझे लगता है कि न्याय, स्वतंत्रता, शोषण, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, जितने तरह के भ्रष्टाचार, अनाचार, उन सब के खिलाफ मीडिया सबसे बड़ा फोर्स है। और उस मीडिया का क्या अस्तित्व होना चाहिए, क्या उसकी सस्टेनेबिलिटी बड़ा होनी फोर्स तो है, लेकिन वही बड़ा फोर्स अगर अपने नेशनलिज्म को लेकर, अपने राष्ट्रवाद को लेकर सवाल खड़ा करता है तो उसे ही सवालों के घेरे में ला दिया जाता है। नहीं, देखिए, कितनी अगर बड़ी सही विडंबना नियत है। से आप राष्ट्रवाद की बात करें, मानवतावाद की बात करें, इंसानियत की बात करें, तो मुझे लगता है उसको डरने की जरूरत नहीं बिल्कुल, है। ठीक है। अपने विरोधियों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी नीयत सही है, हाँ। यदि हमारी नीति सही है और हम सचमुच जनता जनार्दन के प्रति समर्पित हैं और ठीक है, तो naturally हमारी ये तो- नियत और नीति, हमारी नियत और नीति दोनों ही राष्ट्र सर्वप्रथम है, और हम राष्ट्र सर्वप्रथम से जुड़े हुए हर पहलू पर हमेशा से डटे रहे हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे, कभी भी बिना डरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। दिवाकर जी, खास तौर से क्योंकि यहाँ पर जब हम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी उठता है कि हमारे देश में लोकतंत्र का मंदिर जब हम कहते हैं संसद को, हम सांसदों से एक उम्मीद रखते हैं कि वो सच के साथ रहेंगे, लेकिन बहुत अफसोस की बात है इस पूरे प्रकरण में जावेद अली राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस पहलू को रखने की कोशिश की है, वो भी एक तो संसद को गुमराह करने की कोशिश की और उससे भी बड़ा गुनाह देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की उन्होंने। दिवाकर जी। लावनी, शाम 5 बजे जब जावेद साहब से हमारे और हमारे एंकर सुमित के साथ पूरी बातचीत हो रही थी और मेरा प्रश्न बराबर रहा, हमारे एंकर के कई डायमेंशंस पे क्वेश्चन हुए, लेकिन मेरा प्रश्न उनसे बराबर रहा कि सर आपने, और बड़े मैंने सम्मान के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ इस बात को मैंने रखने की कोशिश की कि सर हमारा एक ही प्रश्न है कि सुरेश जी की किस बात से, किस वाक्य से या सुदर्शन के किस कंटेंट से संभल का सौहार्द बिगड़ता है। उसका जवाब पूरे 32 मिनट की हमारी बातचीत हुई वो नहीं दे पाए, और इसके अतिरिक्त उन्होंने बोला कि हमको क्या बोलना है ये हम निर्धारित करेंगे। मनोहर जी, ये मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, अभी हम अपने पैनल टीम से कहेंगे कि उस बात को दिखाएंगे भी, और इसके अतिरिक्त उन्होंने हमको भी एक फटकार लगाई कि आप कल जिस तरह से इस विश्लेषण को प्रस्तुत कर रहे थे उसे भी मैंने देखा। हमने कहा सर आप सिर्फ इतना बताइए कि जो आरोप संसद में आप 9 मिनट तक जिस बात को रख रहे थे उसकी सच्चाई क्या है, आधार उसका क्या है? आधार क्या है, और वो नहीं बता ये पाए। वो खुद कह रहे थे कि आप यूट्यूब खोलिए और देख लीजिए, और हम वो दावा कर रहे हैं कि आप हमें दिखा ही नहीं सकते। और इस आधार को, लावनी मुझे ये भी क्लियर करने दीजिए कि इस आधार को उनके 9 मिनट की बातचीत पर हमारे मीडिया जगत में हमारे बंधुओं के पास भी ये बात गई और तहकीकात आधी अधूरी हुई, ठीक है, बहुत लोगों ने पूरा किया। ठीक है, ये आधी अधूरी हमने जानकारी जब जावेद लेना- अली का जिक्र कर ही दिया है तो जरा हम सुनवा भी देते हैं जी। वो बातचीत कि किस तरीके से दिवाकर जी और मेरे सहयोगी सुमित उनसे एक सवाल करते रहे कि आखिर किस पॉइंट पर उन्हें आपत्ति थी। 9 मिनट संसद में उन्होंने सांसदों को गुमराह किया, लोकतंत्र के इसके मंदिर को गुमराह किया, लेकिन उनके पास वो जवाब नहीं था। कहां वो अटकते रहे, जरा एक बार आप भी सुन लीजिए। हमारे साथ राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली साहब जुड़ रहे हैं। जावेद अली साहब, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। जावेद अली साहब, आपने जो मसला उठाया राज्यसभा में सुदर्शन न्यूज के कंटेंट को लेकर, जिसमें आपने कहा कि संभल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, संभल के अंदर हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, आप जरा हमें बताने का कष्ट करेंगे, आप बताएंगे कि कहां कहां किन किन चीजों पर आपकी आपत्ति थी? क्योंकि मुझे लगता है या सुदर्शन न्यूज को लगता है कि आपने राज्यसभा के अंदर जो तमाम चीजें कही वो सिर्फ एक पक्ष था। एक पक्ष और दो पक्ष का प्रश्न नहीं है जी। आप सुदर्शन टीवी की वेबसाइट यूट्यूब पर जो उनके अपलोड्स हैं उन पर जाकर के देख लीजिए। आपको ही नहीं, जो भी देखेगा उसको पता चल जाएगा कि उसमें संभल के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। दरअसल जावेद अली साहब, सवाल यही है, आप जिस कंटेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या वो ऑन एयर कंटेंट हो, जो तमाम चीजें हैं जिनके संज्ञान लेने की आप बात कर रहे टीवी हैं, पर गया और जो आपके यूट्यूब पर मौजूद है, जी,
सिर्फ उसको देख लीजिए, जो भी चाहे वो देखे और वो स्वयं उस बात का आकलन करे कि वो आपत्तिजनक है कि नहीं। क्या क्या आपत्तिजनक है, अगर आप बता पाए? संभल आतंक का गढ़ बना, आतंक का गढ़ जी, ये आपका एक बैनर YouTube पर मौजूद है, उसे खोल करके देखिए। जी, मस्जिद झूठी मंदिर सच्चा, ये आपका YouTube पर बैनर है, उसे आप खोल करके देखिए। संभल में रावण राज, जी, इसे आप खोल करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। जावेद अली साहब, सब लोग जो देख रहे हैं वो जी, सब जानते हैं। ठीक है जावेद अली साहब, आपने इस बात का दावा किया और हम भी इस बात को कह रहे हैं क्योंकि हम लगातार इस मुहिम को चला रहे थे। आपने कहा कि 12 दिनों से एक चैनल जो है इस तरह के कैप्शंस के साथ, जो आपने कहा कैप्शंस के साथ चला रहा है, उन कैप्शंस का आप भी जिक्र कर रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपने कहा कि संभल के अंदर आप एक चैनल जो है वो स्थितियां बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके के कैप्शंस के साथ चला रहा है। आपने राज्यसभा के अंदर ये दलील क्यों नहीं दी कि इससे पहले वहां पर पुलिस के ऊपर किस तरीके से पत्थर बरसाए गए हैं, कैसे वहां आपका इससे पहले हालात बिगड़े? राज्यसभा में मैं क्या दलील दूंगा और अपने पक्ष को किस तरीके से रखूंगा और मैं कौन से मुद्दे को रखूंगा और कौन से मुद्दे को नहीं रखूंगा, ये मेरा विशेष अधिकार है। और इसमें आपको या आपके किसी साथी को मुझे ये सलाह देने का कोई अधिकार है नहीं। दरअसल जावेद अली साहब, हमें ये लगता है कि ये आपका विशेषाधिकार हो सकता है, ये आपका विशेषाधिकार है। राज्यसभा में आप जनता के ऊपर सवाल उठा रहे थे, जिसमें एक चेयरमैन को, एक चैनल के पत्रकार को आप मवाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर संबोधित कर रहे थे, जो सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक हैं। क्या ये शालीनता है? पार्लियामेंट की शब्दावली की एक पूरी एक बुकलेट है, उसमें आप देखिए मवाली शब्द जो है वो असंसदीय नहीं है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मवाली का क्या मतलब होता है जावेद अली साहब? साहब, आप जो है किसी भाषाविद से पूछिए, मैं सामान्य तौर से बात कर रहा हूँ। आप जो है किसी भाषाविद से पूछिए कि मवाली का क्या मतलब होता है, वो आपको उत्तर बताएगा। हम ये जानना चाह रहे हैं जावेद अली साहब, जो आप दावा कर रहे हैं, आप वहां का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि संभल के अंदर जो तमाम लोग हैं वो किस तरीके के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं? हमने उन्हीं तमाम चीजों को लेकर शुरुआत की थी। रहता हूं जी, संभल में आप नहीं रहते, मैं रहता हूं और मैं जानता हूं कि संभल के लोगों की क्या समस्याएं हैं और मैं उनको उठाता रहता हूं। क्या समस्या उठाई आपने? कहने से और आपके बताने से क्या समस्या उठाई आपने? उठा रहा तो आपके 2-4 समर्थक अगर पार्लियामेंट के अंदर हो तो आप उनसे, आपने क्यों नहीं? हमारा कोई समर्थक नहीं है, हमारा कोई समर्थक नहीं है जावेद अली साहब। अगर आप समर्थक नहीं है तो हमारा कोई समर्थक नहीं है। हम इस लोकतंत्र के समर्थक हैं, हम भारत देश के समर्थक हैं और हम ये सिर्फ आपसे इतना जानना चाह रहे हैं, जिस कंटेंट की आप लगातार बात कर रहे हैं, जिन 12 दिनों की आप बात कर रहे थे, उन 12 दिनों में आपने क्या देखा? मैंने कहा आप YouTube को ऑन कीजिए, उसको खोलिए और उस पर जो आपके हमारे आउटपुट एडिटर जावेद अली साहब, हमारे आउटपुट एडिटर दिवाकर जी भी मौजूद है, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जावेद अली जी, आप कह रहे हैं कि आप YouTube पर मौजूद उस लिंक को खोलिए। मेरा आपसे या हमारे एंकर ने अभी तक आपसे यह सवाल किया कि सुरेश जी की कौन सी ऐसी बात थी जिससे सांप्रदायिक उन्माद संभल में फैल सकता था? वो आपको बताना चाहिए सर। किसे बताना चाहिए? हम सबको बताना चाहिए। ये बताने, अगर आप संसद के अंदर कोई बात कहता हूं तो आप पत्रकार हैं, मैं रात भी आपका सुदर्शन न्यूज पर वक्तव्य देख रहा था जो आप समीक्षा करके बता रहे थे। आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि संसद के अंदर किसी सदस्य के द्वारा कही गई बातों को आप जवाब तलब नहीं कर सकते हैं। सर ऐसा है कि विशेषाधिकार आपका हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। सर हमारा आपसे सवाल करना मुनासिब है या नहीं? सड़ गया है और आपके चैनल की तरह कुछ लोग इस चौथे स्तंभ की गरिमा को
जावेद अली संसद की गरिमा की बात कर रहे थे। जावेद अली ने 3 स्लग्स बताए, संभल आतंक का गढ़, मस्जिद झूठी, मंदिर सच्चा, रावण राज। तीनों के लिए अगर जावेद अली साहब अभी हमारे इस कंटेंट को देख रहे हो तो वो ये भी जानते होंगे कि ये भी एक सच है कि संभल से ही 8 आतंकवादी पकड़े गए जिनका अलकायदा से संपर्क था। संभल में ही दीपासराय में पुलिस पर पथराव हुआ, ये भी एक सच है। और ये भी सच है कि इस देश में खाली संभल ही नहीं, न जाने राज्य के किस कोने कोने में मुगल शासन के दौरान मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी। इतिहास में ये तथ्य दर्ज है। तो जरा वो भी अपना होमवर्क करके अपनी बातों को रखें। और यहाँ पर मैं ज्ञान प्रकाश जी, क्योंकि बहुत लीगल एस्पेक्ट और बहुत लीगल पॉइंट्स उठाए इन्होंने, जावेद जी ने, और उस दौरान उन्होंने कहा कि हमसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, सांसद से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्या उनके खिलाफ भी अब कोई लीगल एक्शन बनता है जब उन्होंने संसद को भी गुमराह कर दिया हो? लावनी जी, सच मायने में तो जावेद साहब की बात सुन के मुझे हंसी आती है। बड़े ही एक इगोइस्टिक मैनर में उन्होंने कहा कि मुझसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता, मैं राज्यसभा सांसद हूँ। लेकिन उन्हें अगर अपने विशेषाधिकार पता है तो उन्हें प्रिविलेज कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। जी। राज्यसभा में प्रिविलेज कमेटी होती है, और चलिए जनता तो आप उन्हें दास समझते होंगे, तो इसलिए आप जनता के लिए अकाउंटेबल नहीं मानते अपने आप को, लेकिन कम से कम राज्यसभा के लिए तो अकाउंटेबल हैं। अगर आप राज्यसभा को किसी विषय पर गुमराह करते हैं तो प्रिविलेज कमेटी को चाहिए कि इस विषय पे कॉग्निजेंस ले। आखिर उन्होंने ये उल्टा मामला नजर आ रहा है मुझे तो। उन्माद, धार्मिक उन्माद जावेद साहब फैला रहे हैं, चैनल नहीं फैला रहा। चैनल तो एक जो जमीन पे तथ्य है, कोई समाचार आया, कोई विषय घटा, उसको दिखा रहा है, लेकिन जावेद साहब उसको सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। तो ऐसे विषय पे प्रिविलेज कमेटी को चाहिए, मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं, बिल्कुल प्रिविलेज कमेटी उसको कॉग्निजेंस ले सकती है उसका, जो राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी है। ठीक है, वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है। प्राची, मैं आपके पास आ रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि आप बॉलीवुड से हैं। हम देखते हैं कि बॉलीवुड में भी अभिजीत सरीखे कलाकार हैं जो नेशनलिज्म की बात करते हैं तो उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। ये होता जा रहा है, ये ट्रेंड बनता जा रहा है। देखिए, ये एक इस देश में एक ट्रेंड सा आ गया है। अगर आप एक हिंदूवादी लोगों की बुराइयां करें तो आप सेकुलरिस्ट हो जाते हैं, और आप एक समुदाय विशेष की बात करें, उनके ही हकों की बात करें तो आप नेशनलिस्ट हो जाते हैं, या फिर आप वाकई में एक सेकुलर पर्सन हो जाते हैं। अगर मैं एक टिप्पणी और करना चाहूँगी, जावेद साहब बात कर रहे थे कि यूट्यूब के वीडियोस देखकर एक संसद में बैठा, एक मंदिर में बैठा व्यक्ति ऐसी दलील देकर उन पत्थरबाजों को, फारूक अब्दुल्ला जी बड़े सम्मानीय नेता रहे हैं, उनको, या जो आतंकवाद का समर्थन करने वाले हैं, जो कहते हैं कि सिर्फ समुदाय विशेष की बेटियां हमारी बेटियां हैं, उन पे भी क्या कोई दलील देंगे? उनको भी गिरफ्तारी करवाएंगे? जो एक राष्ट्रवादी पत्रकार को, संपादक को वो अंदर करवाने की उन्होंने मुहिम छेड़ी। इस तरह से जो कार्रवाई हुई अफरा तफरी में, इस तरह की कार्रवाई किसी आतंकवादी के लिए करी होती, कसाब जैसे कितने पकड़े जाते जो कि एक देश प्रेमी देश आने के लिए और देश के विरोध में जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, समय खत्म हो रहा है, माफी चाहती हूँ अब, लेकिन इतना जरूर है, प्राची और ज्ञान प्रकाश जी, दिवाकर जी और मनोहर जी हमारे साथ बने हुए थे, इतना जरूर है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की परिभाषा, राष्ट्रवाद के आयाम और राष्ट्रवाद के मूल को समझते हुए सुदर्शन न्यूज कभी भी पीछे नहीं हटा है। लाख कोशिशें होती रहे, लाख विरोध होता रहे, करोड़ों तरीके से षड्यंत्र रचे जाते हो, लेकिन राष्ट्रवाद के धर्म को, राष्ट्रवाद के कर्म को सुदर्शन न्यूज अपने अंदर बसा चुका है, और उसी आधार पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये जीत नहीं हमारी नहीं, ये जीत आपकी भी है। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद जो इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने सच का साथ दिया और सत्य में जयते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।